बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। हम 9 बायो का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और आज जो एसएलओ हम पढ़ेंगे एक दफा उस पर नजर दोहराते हैं। एसएलओ हमें कह रहा है कि हमने जस्टिफाई करना है। बच्चों, आप जब भी एसएलओ को पढ़ो तो एसएलओ का जो फर्स्ट वर्ड होता है इसे आप एक्शन वर्ब कहते हो। इस पे एम्फोसिस किया करो, इस पे जोर दिया करो। ये आपको बताता है कि आपने अपने टॉपिक को किस डिटेल में जाके बताना है। जस्टिफाई का मतलब होता है रीजन अप्लाई करो, लॉजिक दो, वजह बताओ। तो हम जस्टिफाई करेंगे किस चीज को, जिसे भी, लेकिन एग्जाम्पल्स की मदद से। और हमने जस्टिफाई करना है साइंस जो है, जिसमें बायो भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, जियोलॉजी भी है, इकोलॉजी भी है, सब कुछ है। कहते हैं साइंस हमारे पास कोलैबोरेटिव फील्ड है। कोलैबोरेटिव फील्ड से मतलब होता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, डिफरेंट साइंटिस्ट के जो रिसर्चर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, ये मिल के काम करते हैं, तब हमें किसी चीज की ज्यादा अच्छी समझ आती है। अगर सिर्फ नेचर को फिजिक्स वाले पढ़ना शुरू कर दें तो आप देखोगे वो सब कुछ नहीं समझ सकते। केमिस्ट्री वाले ही सिर्फ पढ़ रहे हैं और वो फिजिक्स और बायो अप्लाई नहीं कर रहे तो वो नेचर को कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। यही चीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ है। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ बायो से नहीं उसे अंडरस्टैंड कर सकते। हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी, इनसे भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो कहते हैं साइंस कोलैबोरेटिव फील्ड है। आपने जस्टिफाई करना है, मुझे लॉजिक दो। और जस्टिफाई कैसे करना है? लॉजिक देते वक्त, वजह बताते वक्त एग्जाम्पल से मुझे समझाओ। ये आपका एसएलओ है। और कहते हैं ये जो कोलैबोरेटिव फील्ड है इसमें रिक्वायर होता है, जरूरत होती है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चर्स की। इंटरडिसिप्लिनरी से मतलब है डिफरेंट, मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के जो रिसर्चर्स हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, ये डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं। इनके जो रिसर्चर्स होते हैं हमें उनकी जरूरत पड़ती है कि वो वर्किंग टुगेदर, वो मिलके काम करे, टू शेयर नॉलेज, ताकि वो एक दूसरे के साथ अपना इल्म शेयर कर सके और क्रिटिक कर सके एक दूसरे के आइडियाज को। यानी कि वो एक दूसरे के आइडियाज पे तनकीद करके उसे बेहतर से बेहतर करें। तो साइंस में हम मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के रिसर्चर्स को मिलाते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से किसी चीज को समझ सके। इसी को हम कहते हैं कि साइंस कोलैबोरेटिव फील्ड है। अब मैंने इसकी रीसेंट एग्जांपल दी है। जो हमारी रवायती किताबों में होता है ना कि 20-25 साल पहले किताब लिखी गई है और 50 साल पुरानी एग्जांपल दी हुई है, जो आज हमारे वक्त के साथ रिलेट भी नहीं करती। आप लोग देखोगे कि हमने यहां जो एग्जांपल्स यूज की हैं वो आज मौजूदा दौर की हैं, हमारे आज के मसाइल हैं। अब साइंस जो है, बेसिकली हम इसे आम आदमी को अगर समझाएं ना, साइंस किस चीज का नाम है, तो हम कहते हैं साइंस नई चीजों को दरियाफ्त करने का नाम है। जब हमें अपने माहौल में कोई चीज समझ नहीं ना आती, हमारा तजस्सुस बढ़ता है, हम इंक्वायरी करते हैं, उसके मुतल्लिक सवाल जवाब करते हैं और सवाल जवाब करने में ही हम उसके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करते हैं। इसे आप कहते हो साइंस। छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि हमें लेट्स से एनिमल बिहेवियर को स्टडी करना है। अब एनिमल बिहेवियर को अगर आपने स्टडी करना है तो एनिमल एक लिविंग थिंग है, आपको उसका बॉडी का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, जो कि आपको किसी बायोलॉजी का रिसर्चर समझाएगा। लेकिन जहां आप एनिमल को समझोगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बॉडी पार्ट्स काम कैसे करते हैं, वहीं पे आपको इसके माहौल को भी समझना है। क्योंकि आप लोग देखोगे कि हम अपने माहौल के मुताबिक अडॉप्ट होते हैं, हम अपने माहौल के मुताबिक खुद को एडजस्ट करते हैं। देखो, सर्दियों में हमारा रवैया, खाने पीने का अंदाज, कपड़े पहनने का अंदाज और होता है, जबकि गर्मी में आप देखते हो खाना पीना, ड्रेसिंग, बॉडी पोस्चर सब बदल जाते हैं। छोटी सी एग्जांपल है, आप एकदम पिक करोगे। गर्मियों में क्या होता है, आप जब स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ बैठे होते हो तो आप कहते हो यार मुझसे थोड़ी डिस्टेंस पे बैठो, जुड़ के ना बैठो, गर्मी लग रही है। सर्दियों में क्या करते हो, जुड़ के बैठते हो, बॉडी पोस्चर को ऐसे कंपोज करते हो, जबकि गर्मियों में आपने बॉडी पोस्चर ओपन किया होता है। छोटी सी आपके पास एक एग्जांपल है। हमने अगर एनिमेशन पे आए, हमने लास्ट टाइम भी इसको देखा हुआ है, याद करो, हमने कैमल और पोलर बियर जो है इसको स्टडी किया था। स्लाइड्स पे लिखी इंफॉर्मेशन आप सब तक मिल जाएगी। मैं जो कह रहा हूं आपने इस पे फोकस करना है।
स्लाइड पे आएंगे, सिमुलेशन ऑन करें जो भी की। अब पोलर बेयर को अगर हम देखें तो पोलर बेयर जो है ये सर्द इलाके में रहता है। अगर आपने इसके बिहेवियर को समझना है ना तो आपको बायोलॉजिस्ट की भी जरूरत है जो आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा, लेकिन आपको एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, इकोलॉजी के साइंटिस्ट की भी जरूरत है जो आपको बताएगा कि पोलर बेयर का एनवायरमेंट कैसा है। अब पोलर बेयर जहां रह रहा है वहां पे टेम्परेचर -30 डिग्री है। जब आपको यह बात पता होगी कि ये एक ठंडे इलाके का जानवर है, तब आपको समझ आएगी कि इसकी बॉडी पे इतनी ज्यादा वूल क्यों होती है। अदरवाइज तो आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वूल एक गर्म स्ट्रक्चर है, ठंडे माहौल में ये वूल उसे जिंदा रखती है। इसके जरा पांव पे फोकस कर रहे हो, कैसे चिपटे पांव हैं, चौरस हैं। क्यों? क्योंकि इसने स्नो पे चलना है। अब स्नो जो है वो हमारी मट्टी या रोड की तरह सख्त तो नहीं है। अगर इसके पंजे बारीक होंगे तो क्या होगा, जब ये स्नो पे अपना फुट रखेगा तो इसका पांव बर्फ के अंदर दब जाएगा, इसे चलने में मुश्किल होगी। तो इसके अल्लाह ताला ने पांव कैसे बना दिए, चिपटे, फ्लैट, ब्रॉड, ताकि ये जब उस नरम स्नो पे, बर्फ पे चले तो इसे चलने में आसानी हो। जब आप इसके अंदर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो पोलर बियर है इसकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा स्टोर होती है। हम देखते हैं ना ह्यूमंस में भी जो जरा मोटे होते हैं, वेट ज्यादा होता है, इनमें फैट ज्यादा होती है। और अगर आप कभी ऑब्जर्व करना, जिनमें वेट ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होती है, इन्हें गर्मी बहुत लग रही होती है, क्योंकि फैट ऑलरेडी आपकी बॉडी में हीट एब्जॉर्ब करके एनर्जी स्टोर कर रही होती है, नॉट हीट, एनर्जी स्टोर कर रही होती है। तो पोलर बियर जो है इसने भी ठंडे इलाके में रहना है और इसको वहां पे एनर्जी की जरूरत है, और वो फिर क्या करता है, सर्दी में खुद को बचाने के लिए अपनी बॉडी में फैट स्टोर कर रहा होता है। ये सब क्या है, ये आपके पास एनिमल बिहेवियर है, और आपको इसको सिर्फ बायो से नहीं समझना, आपको इकोलॉजी की भी, एनवायरमेंट साइंस की भी हेल्प लेनी है, तब आप इसे समझोगे। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स में। आजकल हमारे माहौल में ये एक बड़ा मसला है, क्लाइमेट चेंज। बहुत हमने सुना है ये मसला, अगर आप में से कोई रात को न्यूज़ सुनता है तो वो भी सुनता होगा कि क्लाइमेट चेंज एक इशू है। 50 साल, 60 साल, 100 साल पहले जब कोई ये बात करता था लोग उसको मजाक समझते थे, लेकिन आज हमें पता लग गया कि ये रियल सिनेरियो है। क्लाइमेट चेंज क्या चीज़ है? क्लाइमेट चेंज में आप देखते हो आपकी पूरी दुनिया का जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, वो बदल रहा है, और वो जो बदल रहा है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। जब आप दुनिया को देखते हो तो आपको उसमें दो पोल्स मिलते हैं, नॉर्थ और साउथ। ये जो पोल्स है ना, ये सूरज की रोशनी से दूर होते हैं, यहां पे बर्फबारी रहती है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है ये भी समझाता हूं। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ कि इन पोल्स पे जो बर्फ है ना वो पिघलना शुरू हो गई है। जब वो पिघली तो इसकी वजह से बर्फ पानी में कन्वर्ट हुई। आपके समुद्र में पानी ज्यादा हो गया। पानी ज्यादा होने से क्या हुआ, समंदर जो है उनका लेवल बढ़ता जा रहा है। जब समंदर में पानी ज्यादा होने से उनका लेवल बढ़ रहा है तो वो जमीन को कब्जा कर रहे हैं, यानी कि वो खुश्की पे आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से आप देख रहे हो जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा आने वाले वक्त में हमें डर है कि वो समुंदर में गर्क हो जाएगा, डूब जाएगा। इसकी बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास एक कंट्री है इंडोनेशिया, उसका कैपिटल है जकार्ता, जैसे हमारा कैपिटल है पाकिस्तान का इस्लामाबाद। उन्होंने बकायदा प्लानिंग कर ली है कि हमने आज से 20 से 30 साल में जकार्ता को खाली कर देना है और एक नया शहर बसाना है, वो हमारा कैपिटल होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे समुंदर का लेवल इतना बढ़ रहा है कि आने वाले 20-30 सालों में आप देखोगे कि उनका जो कैपिटल है जकार्ता वो समंदर में गर्क हो चुका होगा। तो ये सब क्या है, क्लाइमेट चेंज है। हम जंगलात को काट रहे हैं, जंगलात को काटने से, ये सिमुलेशन चलाएं साहब, जंगलात को काटने से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है। वो कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर बढ़ा रही है। दरख्त क्या करते हैं, ये ट्रांसपायरेशन के थ्रू पानी को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है। जब आप जंगलात काटते हो तो पानी एटमॉस्फेयर में कम जा रहा है, ट्रांसपायरेशन कम हो रही है। जब ट्रांसपायरेशन कम हो रही है तो बारिश कम हो रही है, बारिश कम हो रही है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और उसकी वजह से सैलाब आ रहे हैं। पाकिस्तान में आए थे 1-2 साल पहले सैलाब,
सबने देखा होगा। तो वो देखो एक एक्टिविटी शुरू हो गई है जिसमें हमारी वजह से एनवायरनमेंट पे नेगेटिव असरात आ रहे हैं, जिसे आप कह रहे हो क्लाइमेट चेंज। ये देखो डिफोरेस्टेशन क्या चीज है? फॉरेस्ट समझते हो जंगलात, डिफोरेस्टेशन कहते हैं जंगलात को काटना, खत्म करना। ये देखो ये एक सब जगह है, लेकिन समहाउ फर्ज करो जंगलात में आग लगी और ये जंगलात खाली हो गए। अब हमारे पास खाली जमीन आ गई है, ये जो ब्राउन कलर में नजर आ रही है। हमें लगता है ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि हम इस जमीन को अपने इस्तेमाल में लाएंगे, यहां मवेशी पालेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे। बज़ाहिर हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन एक वक्त आता है कि जब आप जमीन को इस तरह से यूज करते हो तो वो बंजर हो जाती है। अब ना उस पर कोई फसल उगती है, ना आप उस पर मवेशी पाल सकते हो, और खुद रहना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं डिफोरेस्टेशन। एक हेल्दी मिट्टी थी, सॉइल थी, लेकिन हमने जब जंगलात काटे तो आने वाले कुछ सालों में क्या हुआ कि वो बंजर जमीन बन। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमने वहां मवेशी पालने हैं और जंगलात को काट के वहां से लकड़ी हासिल करनी है। फिर अगर आप वहां पे प्लांट्स ग्रो करते हो, खेती बाड़ी करते हो, तो उस खेती बाड़ी से आप बहुत सारे फवायद हासिल कर रहे होते हो। तो ये वो हमारी वजूहात हैं। नतीजा क्या हुआ, कंसीक्वेंस क्या बने? ये देखो, एक तरफ नॉर्मल इन्वायरमेंट है जहां पे फॉरेस्ट है, और दूसरी तरफ वाला वो इन्वायरमेंट है जहां हमने डिफोरेस्टेशन की है। अब जहां पे फॉरेस्ट है ना, अगर आप देखो यहां दरख्त ज्यादा है, दरख्त ज्यादा होने से यहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, फूड ज्यादा बनता है। फूड ज्यादा बनता है तो यहाँ एनिमल ज्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा प्लांट्स को ईट करते हैं, उनका फूड ज्यादा है। इसी तरह आप देखते हो यहाँ पे दरख्तों की वजह से वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। अब वो जो पानी एटमॉस्फेयर में जाता है वो दोबारा बारिश की शक्ल में जमीन पे आ जाता है, तो यहाँ बारिश ज्यादा होती है। बारिश ज्यादा होने से टेम्परेचर ड्रॉप करता है। जबकि यहां देखो, यहां आपने जंगलात काट दिए, इसको जूम करें रेड वाले एरिया को। यहां पे अब जंगलात कम होने से एक तो पहले जानवरों का घर तबाह हुआ। आप देखोगे यहां जानवर कम मिलेंगे, थोड़े से जानवर होंगे, और वो वाले जानवर होंगे जिन्हें हम खुद पाल रहे हैं, जो हमारे अपने मवेशी हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी नहीं होती, इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। कई तरह के जानदार हमें यहां नहीं मिलते। दरख्त काटने से क्या होता है, वो जो दरख्त पानी को वेपोरेट कर रहे होते हैं, अब वो पानी वेपोरेट नहीं होता। जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स नहीं जाते, बारिश कम होती है। बारिश कम होती है, गर्मी बढ़ जाती है, हवा में नमी कम हो जाती है। तो ये वो तमाम असरात हैं जो क्लाइमेट चेंज का बायस बन रहे हैं। वापस आए स्लाइड पे। ठीक, तो ये क्लाइमेट चेंज जो है, अगर आपने इसको समझना है तो सिर्फ बायो से काम नहीं चलेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि टेम्परेचर का बढ़ जाना या टेम्परेचर का बहुत कम हो जाना क्लाइमेट चेंज। आपको यहां पे बहुत सारी साइंस की फील्ड्स को मिलाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें ओशियानोग्राफर की जरूरत पड़ती है। ओशियानोग्राफर्स क्या होते हैं? जो समुद्रों की स्टडी करते हैं, ओशंस की स्टडी करते हैं, और हमें बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र पे क्या असरात आ रहे हैं। समंदर में पानी ज्यादा हो रहा है, हीट वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है समंदर का। ये जो ओशंस हैं ये हमारे वेदर पे असरअंदाज होते हैं। ठीक है, ये जो आपका टेम्परेचर होता है, बारिश होती है, नमी होती है, जो वेदर कंडीशंस हैं उन पे समंदर डायरेक्टली असरअंदाज होते हैं। अगर आपने वेदर को समझना है तो आपको मेट्रियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। अब ओशन इफेक्ट हुए, वेदर इफेक्ट हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इफेक्ट हो रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, इसके लिए आपको बायोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। हम जब इफेक्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम जंगलात काट रहे हैं, जिससे माहौल में खराबी आ रही है। अब हम इफेक्ट हुए, हमारी वजह से बाकी ऑर्गेनिज्म भी इफेक्ट हुए। वो कैसे इफेक्ट हुए, ये हमें समझने के लिए सोशियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये ह्यूमंस का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है हमें वो बताते हैं। अभी सारा मैंने डिफोरेस्टेशन समझाया, हम जंगलात काट रहे हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो ह्यूमन का एनवायरनमेंट पे जो इफेक्ट है उसे सोशियोलॉजिस्ट पढ़ाएगा। जब आप इन डिफरेंट फील्ड्स के रिसर्चर्स को मिलाओगे तभी आपको क्लाइमेट चेंज की समझ आएगी।
तो हमारा SLO भी तो यही है कि आपने साइंस को प्रूव करना है एग्जाम्पल्स के साथ कि ये कोलैबोरेटिव फील्ड है, और इसमें आपने बहुत सारे मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के साइंटिस्ट रिसर्चर्स जो हैं उनके काम को दिखाना है। तो अभी हमने यही पढ़ा, यही चीजें आपने बार बार देखनी है। अगली हमारी एग्जाम्पल है रीन्यूएबल एनर्जी। पाकिस्तान में तो ये बड़ा कॉमन मसला, कौन नहीं जानता कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, कभी लाइट है कभी लाइट नहीं है, कभी नेट आ रहा है कभी नहीं आ रहा, तो हमारे तो मसाइल ही बहुत हैं। अब इसका हल क्या निकालें? हम एनर्जी के लिए क्या यूज करते हैं? कोयला, गैस, ऑयल, इन्हें मिला के ना हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ठीक है, ऑयल को, कोल को और गैस को, इन्हें मिला के हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो देखो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में यही चीजें तो यूज होती हैं। ये जो फॉसिल फ्यूल है ना, ये वक्त के साथ साथ खत्म होते जा रहे हैं, और हमें खदशा है कि आने वाले 100 साल में ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और अगर आपके पास फॉसिल फ्यूल खत्म तो गाड़ी कैसे चलाओगे, घर का चूल्हा कैसे चलेगा, इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आपके पास ऑफिसेस कैसे चलेंगे, स्कूल कॉलेजेस कैसे चलेंगे? तो ये एक बड़ा सीरियस मसला है। क्यों? क्योंकि फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल कहते हैं जो चीज बार बार यूज नहीं हो सकती, एक दफा यूज होके खत्म हो गई तो खत्म। हमें इसका मुतबादल चाहिए। मुतबादल क्या है? रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें बार बार मिल जाती है, जिसे हम बार बार यूज करते हैं। और इसकी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल सोलर एनर्जी है। समझते हो? सन से आने वाली एनर्जी। सूरज तो कहीं नहीं जा रहा, सूरज हजारों लाखों सालों से है और हजारों लाखों साल रहेगा, और इससे एनर्जी मिलती है हमें। तो क्यों ना हम फॉसिल फ्यूल को छोड़ें और सोलर एनर्जी को इस्तेमाल में लाएं, हमें इसमें फायदा है। अब सोलर एनर्जी के लिए आपको डिफरेंट साइंटिस्ट चाहिए। सबसे पहले आपको कौन चाहिए? फिजिसिस्ट चाहिए। फिजिसिस्ट समझते हो? जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी। हमें फिजिक्स के साइंटिस्ट की क्यों जरूरत पड़ती है? ये आपको लाइट के बारे में बताता है। देखो आपने सनलाइट यूज करनी है, तो सबसे पहले तो हमें सनलाइट का पता हो ना कि इसमें वेव नेचर है, इसमें पार्टिकल नेचर है, कितनी एनर्जी है, इस एनर्जी को हम कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, ये एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ये सब हमें कौन बता रहा है? फिजिसिस्ट, जिसने फिजिक्स पढ़ी हुई है। अब जब आपको फिजिसिस्ट बता देगा ना कि सनलाइट की नेचर क्या है, इसकी अब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इसे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर आपको एक सिस्टम चाहिए, एक मशीन चाहिए, ऑपरेटर्स चाहिए। वो ऑपरेटर्स कौन बना के देगा? इंजीनियर बना के देगा। अब इंजीनियरिंग एक डिफरेंट फील्ड है। फिजिसिस्ट ने हमें इंफॉर्मेशन दी और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंजीनियर ने हमें सोलर पैनल्स बना दिए ताकि हम उस सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करें और कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक हो गया। लेकिन हमें साथ ही साथ इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। ये इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं ये माहौल पे कैसे असरअंदाज होगी। जैसे आप फॉसिल फ्यूल यूज करते हो, कोयला यूज करते हो, ऑयल यूज करते हो, तो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि फॉसिल फ्यूल जब हम यूज करते हैं तो हम एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। अब हमने देखना है कि जब आप सोलर पैनल यूज कर रहे हो तो क्या माहौल पे इसका बुरा असर पड़ेगा? डायरेक्ट सोलर पैनल का कोई बुरा असर नहीं पड़ता, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड या टॉक्सिक गैस रिलीज नहीं होती। सिर्फ एक बुरा असर पड़ता है, वो ये कि हमें सोलर पैनल को बहुत बड़े इलाके में लगाना पड़ता है। घरों के लिए तो छोटा सा है ना, घर की छत पे ही लग जाता है। लेकिन अगर आपने एक पूरी इंडस्ट्री चलानी है तो उसके लिए आपको जमीन का बहुत बड़ा रकबा चाहिए जहां पे आप सोलर पैनल लगाते हो। तो इसका मतलब यह है कि वो जो जमीन का हिस्सा है, अगर वहां कोई दरख्त है तो आपको दरख्त काटने पड़ेंगे, अगर आपने वहां मवेशी रखे हैं, इंसान रखे हैं, तो उनके घर रिमूव करने पड़ेंगे। ये एक हमें नुकसान है, लेकिन हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये सब हमें कौन बता रहा है? इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट काम करेगा
इकोनॉमिस्ट, भविष्यद्दान, ये हमें बताएगा कि जो आप एक नई टेक्नोलॉजी ला रहे हो, क्या ये इतनी सस्ती है कि हम आम आदमी तक इसको पहुंचा सके। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो नई टेक्नोलॉजी लेकर आए वो इतनी महंगी हो कि हर इंसान की उस तक रसाई ना हो। तो हमने नई टेक्नोलॉजी को इतना सस्ता करना है कि आम आदमी भी उसे इस्तेमाल कर सके। तो देखो, हमने रीन्यूएबल एनर्जी के लिए फिजिसिस्ट की भी मदद ली, इंजीनियर्स की भी मदद ली, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट की भी ली और इकोनॉमिस्ट की भी ली। सिमुलेशन देखते हैं, जरा देखते हैं ये सोलर पैनल काम कैसे कर रहे हैं। अब सिमुलेशन में आप देखोगे कि आपके पास सोलर पैनल लगा होगा, ये सोलर पैनल क्या करेगा, ये सनलाइट को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, हम उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते, हमें इसके लिए एक इन्वर्टर चाहिए होता है। जिनके घरों में लगा हुआ है, स्कूल्स में लगा हुआ है, वो समझते हैं। वो जो इन्वर्टर है वो फिर हमें सोलर पैनल से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी को हमारे इस्तेमाल के काबिल बनाता है। फिर हम उसकी मदद से आगे घरों के अंदर अपने डिफरेंट डिवाइसेस चलाते हैं। ये देखो, ये आपके पास सोलर पैनल्स हैं, देख रहे हो इसको? अगर आप जूम करो, मैं आपको यहां लेबल करके भी एक दफा दिखाता हूं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। ये हमारे सोलर पैनल्स हैं। सोलर पैनल्स के ऊपर सनलाइट आ रही है और ये उस सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये पाइप्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है और ये ट्रांसफर होके जा रही है। ये देखो, ये एक आपके पास ग्रीन डिवाइस लगी हुई है, इन्वर्टर। इस इन्वर्टर के बाद फिर एनर्जी जाती है हमारे घरों में लगे हुए टीवी को, आपके एसी को, बल्ब्स को, फैंस को। ठीक, ये सारी प्रॉपर्टीज हमें किसने बताई हैं? फिजिसिस्ट ने बताई हैं। लेकिन ये जो सारा ऑपरेटस बना है ना, इन्वर्टर बना है, पैनल बने हैं, ये सब हमें इंजीनियर ने बना के दिया। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट ने बताया कि इसका माहौल पे कोई बुरा असर है या नहीं है, और इकोनॉमिस्ट ने हमें बताया कि ये टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो कि आम आदमी भी इसे अपने घरों में इस्तेमाल कर सके। ठीक है, कहीं आगे फिजिक्स में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। ये इस तरह से आपके पास इसका एक पूरा ऑपरेटस बना होता है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सोलर पैनल है और इन्वर्टर है। सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे रहे, इन्वर्टर उसे हमारे इस्तेमाल में ला रहे। वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे। टाइम मुझे थोड़ा लेट मिला है तो हम अभी और पढ़ेंगे, कोशिश करते हैं सारा ना सही एक और एग्जाम्पल हम पढ़ लें। अगली एग्जाम्पल है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस। पहली सिर्फ जो ह्यूमन जीनोम है ना, इसमें लफ्ज है जीनोम, इस पे आपने फोकस करना है। हमने लफ्ज सुना हुआ है जीन का, याद है? जीन हमने कहा था डीएनए के ऊपर मौजूद एक स्ट्रक्चर है, डीएनए का एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। डीएनए का वो हिस्सा, ये अब आप लिख लो चाहे उर्दू में लिखो, डीएनए का वो हिस्सा जो आपको कुछ बना के दे, चाहे प्रोटीन बना के दे या आरएनए बना के दे, आप उसे जीन कहते हो। ये मैं बड़ी आसान डेफिनेशन बता रहा हूं। डीएनए का वो हिस्सा जो आपको कोई प्रोटीन या आरएनए बना के दे, हम उसे कहते हैं जीन। और बहुत सारे जीन्स मिलते हैं तो डीएनए बनता है। ये बात समझ आ गई? बहुत सारे जीन्स मिलके डीएनए बनाते हैं। ठीक है, जब आप तमाम जीन्स को पढ़ते हो ना, दूसरे अल्फाज में जब आप कंप्लीट डीएनए को पढ़ते हो, इसे आप कहते हो जीनोमिक्स। और वो जो तमाम जीन्स होते हैं इन्हें आप कहते हो जीनोम। जीनोम क्या है? देखो, कंप्लीट सेट ऑफ ऑल द जीन्स। व्हाट इज जीनोम? कंप्लीट सेट ऑफ ऑल द जीन्स। हम में जितने भी जीन्स हैं उन्हें मिला के हम जीनोम कहते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम से क्या पता लगता है? हमने इंसानों के तमाम जीन्स को पढ़ने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया
उसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसमें हमने तमाम जीन्स को पढ़ा था। अब देखो हमें किस किस की जरूरत पड़ी। सबसे पहले तो हमें बायोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस को पढ़ रहे हैं। और इसने हमें बताया कि आपके पास डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। डबल हेलिक्स होता है, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड्स में आगे से डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये चीज हमें बायोलॉजिस्ट ने बताई। अब डीएनए के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को जल्दी स्टोर करने के लिए हमें कंप्यूटर साइंटिस्ट की जरूरत पड़ी। कंप्यूटर साइंटिस्ट ने हमें कंप्यूटर डाटा दिया बना के, ताकि हम जल्दी से उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकें, स्टोर कर सकें। हमें केमिस्ट की जरूरत पड़ी। केमिस्ट ने क्या किया, इसने हमें डीएनए के स्ट्रक्चर को डिटेल समझने में आसानी पैदा की। केमिस्ट ने हमें बताया कि डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है। कहां कहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, कैसे बन रहा है। डीएनए के स्ट्रैंड स्ट्रेट नहीं है, हेलिकल फॉर्म में है। ये सब चीजें हमें केमिस्ट ने बताया, ठीक है। और लास्ट पे हमें जरूरत पड़ी फिजिसिस्ट की, जिसने फिजिक्स पढ़ी हुई हो। फिजिसिस्ट की हमें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस सारे प्रोजेक्ट में ना हमने बहुत सारी मशीन्स यूज, बहुत से टूल्स यूज किए हैं। ये जो मशीन्स और टूल्स हमने यूज किए हैं, इन्हें कोई फिजिसिस्ट ही हमें बता सकता है कैसे इस्तेमाल करना है, इनका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो आपको बायोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ी, कंप्यूटर साइंटिस्ट की जरूरत पड़ी, हमें केमिस्ट की जरूरत पड़ी, और हमें फिजिसिस्ट की जरूरत पड़ी। जब इन मुख्तलिफ फील्ड्स के रिसर्चर्स मिले, तब जाके हम इस काबिल हुए कि हमने ह्यूमंस के तमाम जीन्स को स्टडी किया, और इस प्रोजेक्ट को हमने नाम दिया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सिमुलेशन पे आओ। अभी मैं आपको एक क्रोमोसोम का बताता हूं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ने के बाद आज हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। ये देखो, इमेजिन करो हम किसी क्रोमोसोम को पढ़ते हैं। मैं क्रोमोसोम 2 पे क्लिक कर रहा हूं। अब ये देखो, ये क्रोमोसोम 2 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। यहां पे जीन्स के नाम बताए हुए हैं, उनकी वजह से होने वाली डेफिशिएंसीज, डिजीजेस का बताया हुआ है कि आपके क्रोमोसोम नंबर 2 पे किस जगह कौन सी जीन मौजूद है। अगर ये जीन खराब होगी तो कौन सी बीमारी पैदा होगी। ये हमें कैसे पता लगा? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स पे। इससे पहले हमें कुछ भी मालूम नहीं था। अगर हम यहां कुछ कॉमन सा एक लफ्ज ढूंढने की कोशिश करें, तो आपके पास लेट्स से यहां पे एक वर्ड है ओवेरियन कैंसर। ये फीमेल बॉडी में होता है। इसका मतलब ये है, खुदा ना खास्ता अगर किसी फीमेल बॉडी में ओवेरियन कैंसर हो जाए, तो आपको अब पता होगा कि उसकी जीन मौजूद है क्रोमोसोम नंबर 2 पे, और वो जीन कहां पे मौजूद है आपको ये भी पता है। जबकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पहले हमें ऐसा कुछ भी मालूम नहीं था। स्लाइड्स पे आए। लास्ट एक हमारी एग्जांपल है, उसे आज हम नहीं पढ़ते। के लें जी, एमआरआई मशीन्स और उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसकी एग्जांपल एक हमारी रह गई है। इसे हमने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना है, ठीक है। आई होप कि अभी तक हमने जो 3 एग्जांपल्स पढ़ी हैं, ये इतनी डिटेल पढ़ी हैं कि हमें अपने एसएलओ की समझ आ गई है। एसएलओ हमसे जो कह रहा है कि हम एग्जांपल्स की मदद से बताएं कि साइंस कोलैबोरेटिव फील्ड है, जिसमें हम डिफरेंट फील्ड्स के रिसर्चर्स को मिला के कुछ करते हैं, ताकि हमें नेचर में होने वाले किसी प्रोसेस की ज्यादा अच्छी समझ आए, ठीक है। स्लाइड्स, इसके साथ लिंक्ड वर्कशीट, क्वेश्चन बैंक बायो के ग्रुप्स में आ चुका है। अपने अपने टीचर से आपने कहना है कि वो आपको ये शेयर करें। किसी का कोई क्वेश्चन है इस दौरान क्वेश्चन करें, बाकी बच्चे ब्रेक ले सकते हैं। 11:40 पे आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। चलें जी, ऑल गुड। आपके पास केस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है। आप जो लेक्चर डायरेक्ट हमसे ले रहे हो वो भी वहां मौजूद है, और इन्हीं लेक्चर्स की डिटेल वीडियो भी है, जहां अगर आप मजीद डिटेल से पढ़ना चाहो तो आप वो भी पढ़ सकते हो। तो जरूर इन लेक्चर्स को सुनो। नई किताबों को समझने में, पढ़ने में आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।